नमस्कार दोस्तों, मैं रिशु सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहेंगे। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है आदिकाल पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भाग 5। आज का पहला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है? तो वो है रसायन शब्द से। आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध रसायन से माना है। रासो शब्द के व्युत्पत्ति के अन्य विवरण इस प्रकार हैं। मूल शब्द रास से माना है नंद दुलारी वाजपेयी ने, रहस्य से माना है कविराज श्यामल दास ने और काशी प्रसाद जायसवाल ने, और रासक से माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम स्वामी, दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त ने। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? तो वो है राउल वेल। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति राउल वेल है। हिंदी साहित्य में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ इसी रचना से माना जाता है। इस रचना में हिंदी के 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रधान है। राउल वेल एक शिलांकित कृति है। इसके रचयिता रोड़ा कवि हैं। वर्ण रत्नाकर मैथिल हिंदी में रचित ज्योतिषर ठाकुर की प्रथम गद्य रचना है। इसका ढांचा विश्वकोशात्मक है। उक्त वियुक्त प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना महाराज गोविंद चंद के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास किया। परमात्म प्रकाश नामक पुस्तक की रचना जोइंदू ने किया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो विसल देव रासो की रचना की है नरपति नाल ने और खलिक बारी की रचना की है अमीर खुसरो ने, और भरतेश्वर बहुबलिराज की रचना की है शालिभद्र सूरी ने, और दोहा कोश की रचना की है सरहपाद या सरहप्पा ने, और विद्यापति की रचना है कीर्तिलता कीर्तिपताका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्थापना। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता। तर्क। क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो इसमें स्थापना तो गलत है, लेकिन तर्क सही है। और स्थापना क्यों गलत है? क्योंकि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन होता है, और इसमें ये लिखा है कि परिवर्तन नहीं होता है, तो ये गलत है, परिवर्तन होता है। और ये सही है क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है हठयोग साधना। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम हठयोग साधना है। और गोरखनाथ हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ सूर्य तथा ठ का अर्थ चंद्र है। इन दोनों के योग को ही हठयोग कहते हैं। गोरखनाथ को नाथ पंथ का आरंभकर्ता माना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हेमचंद का सिद्ध हेम शब्दानुशासन है एक व्याकरण ग्रंथ। ये एक व्याकरण ग्रंथ है। और हेमचंद गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के दरबार में रहते थे। उक्त व्यक्त प्रकरण ग्रंथ में संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। इनके अन्य ग्रंथ है कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन, देशी नाम माला कोश। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो वो हैं राम सिंह। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार राम सिंह हैं। और मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल संवत 1057 के लगभग मानते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किस लेखक का है? तो यह कथन अमीर खुसरो का है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन आदिकालीन लेखक अमीर खुसरो का है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो खड़ी बोली के साहित्य में प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं, जो पहेलियों और मुकरियाँ लिखने के लिए प्रसिद्ध थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं खलिक बारी, पहेलिया, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि। शांगधर पद्धति किस विधा की रचना है? शांगधर पद्धति सुभाषित संग्रह विधा की रचना है। और शांगधर पद्धति में बहुत से साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं, जिसमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य आए हैं।
विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्राकृतभाष हिंदी या अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्रसिद्ध कहानीकार थे। इन्होंने 3 कहानियाँ लिखी है। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? तो वो है पुरानी हिंदी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम से पुकारा है। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृतभाष हिंदी कहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? तो वो है चित्रावली। बाकी ये तीनों पौमचर्यू, पाहुड़ दोहा, भविष्यत कहा, तीनों ही अपभ्रंश की रचनाएं हैं। चित्रावली का रचनाकाल है 1613 ईस्वी, जिसके रचनाकार हैं उस्मान एक सूफी कवि इसके रचनाकार हैं। और इसकी भाषा अवधी भाषा में दोहा चौपाई में प्रयुक्त छंद है। और उसके बाद ये तीनों जो पाहुड़ दोहा, पौमचर्यू, भविष्यत कहा है, ये तीनों अपभ्रंश भाषा में हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है? तो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम अवहट्ठ है। और इनके क्रम हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर अवहट्ठ और उसके बाद हिंदी। तो इस तरह से इसका क्रम है। विशुद्ध चरितावली जीवन चरित्र का लेखक कौन है? तो विशुद्ध चरितावली जीवन चरित्र के लेखक हैं माधव प्रसाद मिश्र। माधव प्रसाद मिश्र विशुद्ध चरितावली के लेखक हैं। ये सुदर्शन एवं वैशोपकारक के संपादक भी रहे। इनके निबंध अधिकतर भावात्मक हैं, भाषा पांडित्यपूर्ण और मुहावरेदार हैं। तो अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन है आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा? तो वो है राष्ट्रीय चेतना। आदिकाल के साहित्य में सबसे ज़्यादा उपेक्षित रही राष्ट्रीय चेतना। अन्य विशेषता सामाजिक चेतना, आश्रयदाता प्रशंसा और धार्मिक चेतना आदिकाल में उपेक्षित नहीं रही। और आदिकाल को शुक्ल जी ने वीरगाथा काल भी कहा है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है और आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी हो और अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।